प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज साल 2025 का दशहरा का दिन है। दशहरे का दिन जो है ये याद दिलाता हमारी काटा काटी, हत्या, गद्दारी, देशद्रोही। आज इस बात की याद दिलाता कि जो शूद्र था, जाति से शूद्र था, उसकी राम ने हत्या कर दी क्योंकि वो भगवान की पूजा कर रहा था। वाल्मीकि रामायण में पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर एक अध्याय है। दो भाइयों का झगड़ा था। राम ने दुबक के बाली की हत्या कर दी, छुप के। सुग्रीव और बाली दो भाइयों में तुमको क्या लेना देना? अगर कोई शूद्र है, शूद्र पूजा कर रहा भगवान की, तो करे या ना करे। ये तो कोई जुल्म ना हुआ को पूजा करना भगवान की, कोई गुनाह नहीं हुआ, हत्या कर दी। दो भाइयों में झगड़े होते रहते हैं, तुमको क्या लेना देना? बाली की क्यों हत्या की? तो राम ने कभी आज तक इन दोनों हत्याओं की माफी नहीं मांगी। अब मैं माफी की बात करता हूं तो 2018 में इजराइल की मोसाद जो जासूसी एजेंसी है, एक्सटर्नल जासूसी है, उसने जोर्डन की आर्मी के अफसर की हत्या का कोशिश की और फेल हो गया। तो जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने माफी मांगी। मगर हमारे ये प्रधानमंत्री ने पन्नू की हत्या की कोशिश कराई इंटेलिजेंस एजेंसी ने, अमेरिका से नहीं, उसकी माफ़ी नहीं मांगी आज तक, पब्लिकली तो नहीं मांगी। मगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली माफ़ी मांगी। जैसे अभी कतर पे इजराइल ने अटैक किया, उसके लिए भी पब्लिकली माफ़ी मांगी। अब 1 करोड़ के जोर्डन आबादी का और ये 30 लाख की आबादी का कतर और 90 लाख की आबादी का इजराइल, माफी मांगी दोनों से। कत्ल हो जाता मोसाद कर दो तो शायद माफी ना मांगते, जैसे इसके नितर के मामले में हत्या के अपनी माफी मांग रहा मोदी। राम ने आज तक जो है उस शंभू से हत्या के मामले में शूद्र की माफी नहीं मांगी, बाली की भी नहीं मांगी। चलो, ना मांगे। मगर जो ये विभीषण जो था राम का भाई, उसने देशद्रोह क्या गद्दारी की, उसको राम ने अपने गले लगा लिया, गद्दार को, देशद्रोही को। ये कौन सा सभ्य व्यवहार है कि गद्दार को, देशद्रोही को गले लगा लो, भाई बना लो अपना? ये तो कोई मजेदार बात हुई नहीं। मॉरली ये सब गलत है, चाहे शंभू हत्या है, चाहे बाली की हत्या है, या विभीषण से दोस्ती है, गले लगाना। क्यों प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि शूद्र की हत्या करनी चाहिए थी, या दो भाई के झगड़े में टांगड़ाना था, चिपके मारना था बाली को? और भी बहुत से अपराध किए। अपनी बीबी सीता से तो उसने बहुत ही अपराध किए, जिंदा जलाने की कोशिश की, फेल हो गया। फिर मारकूट को जंगल में छुड़वा दिया। वो तो वाल्मीकि कहीं से जा रहे थे तो उन्होंने उसको बचा के अपने आश्रम में, मैं गया था वाल्मीकि आश्रम, शायद 2015 में गया था मैं वहाँ, जहाँ सीता रही वाल्मीकि, वहीं के लव कुछ 2 बच्चे पैदा हुए। पर राम ने कभी उन 2 बच्चों को अपना बच्चा नहीं माना, जबकि वाल्मीकि ने 2 दफा कसम खाई कि तुम्हारे बच्चों नहीं। भाई राम नहीं मानता, उसे तो पता है कि मुझ में क्या डिफेक्ट है, फिजिकल डिफेक्ट। ये भी वाल्मीकि रामायण। तुलसीदास की तो कभी मुलाकात हुई नहीं ना राम से न सीता से।
खैर, मैं अब इसके रामायण की तो मार काट की, खून खराब है, कत्ल की रात है आज, तो मैं कत्ल की रात की ही बात करूंगा। क्योंकि वो जिस दिन जैसा मौसम हो वैसी बात करनी चाहिए। बारिश के दिन पकौड़ी बना के चाय पीने की बात करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अभी मई में मोदी जी की सेना ने, एयरफोर्स ने, लैंड या नेवी ने, उनको क्या लेना देना, वो पाकिस्तान के औरतों बच्चों पर अटैक करा लिया और सिविलियंस पे। और भी एयरफोर्स का काम आर्मी के ठिकानों पर अटैक करना है, एयरफोर्स के ठिकानों पे करना है, नेवी के ठिकान, वो औरतें बच्चों पे बेचारे पे, उन पर उन्होंने क्या दोष किया, अटैक कर दिया, मारे गए कुछ औरतें बच्चे। ये कौन सी शराफत है? मगर उसका अब क्या है, आप कोई पाप करोगे तो उसका नतीजा पाप में ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिल सकता। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 7 फाइटर एयरक्राफ्ट, 4 मिराज, 1 SU रशियन सुखोई, 1 MiG-21 यानी कि 4 फ्रांस के और 2 रशियन और 1 ये मिराज, वो भी फ्रांस का ही है, तो यानी कि 5 फ्रांस के गए, 1-2 इसके गए रशियन, और जो S-400 है, 1 उसको डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। अगर भाई S-400 400-500 करोड़ का है, वो 3 है, 5 खरीदे थे, 3 है, उसमें से 1 खत्म हो गया। अगर जो ये इतना अच्छा डिफेंस का वेपन था, मिसाइल था, तो रशिया को यूक्रेन से बचाने में कौन इस्तेमाल कर रहा? क्योंकि वो नकारा है। चलो, जितनी जिसको जैसी अकल होगी वैसे करेगा ना। अब यूक्रेन की लड़ाई में वहां हर ब्रिगेड के पास एक मिसाइल और ये ड्रोन बनाने की फैक्ट्री है, और स्टार्टअप है उसके साथ, इनोवेटर है। इनोवेटर क्या होते थे? प्रोफेसर वगैरह साइंटिस्ट होते यही होते हैं ना, वो पैसे लेंगे, मुफ्त तो काम करेंगे नहीं। अब जहाँ पैसे का सवाल आया, मोदी जी ने तो 3 लाख करोड़ तो RSS को दे दिया जगह जगह ऑफिस बनाने के लिए। अपने दिल्ली में और नागपुर में 12-12 मंजिल के कुतुब मीनार खड़े कर लिए, स्काई क्रैपर्स, हाई राइजर्स, सारा पैसा तो वहाँ लग गया। तो एयरफोर्स को पैसे दे दूँ, कहाँ बचा? इनोवेटर जो प्रोफेसर है, साइंटिस्ट, उनको देने के लिए कहाँ बचा? स्टार्टअप को देने के लिए कहाँ पैसा बचा? नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, ये तो दशहरे की सब ये होती है ना आजकल। सब वो जा रहा होगा रामलीला में, पता नहीं कहा। मैं रामलीला कहना चाहिए, और अनाथ बच्चे मरेंगे तो औरतें रांड हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान का बोलबाला हो गया दुनिया में, और चाइना के उसने ये J-10C एयरक्राफ्ट यूज किए थे, और मिसाइल चाइना के लिए बाजार खुल गया। जो इसका माल बढ़िया होगा, कामयाब होगा, उसी का तो माल बिकेगा। ये तीर का माल तो बिकेगा नहीं रामचंद्र का। इससे ना कोई मिसाइल गिरे, ना कोई एयरक्राफ्ट गिरे, ना हनुमान के गधे से गिरे। चलिए इसको भी पीछे छोड़ दें, पुरानी बात हो गई। आज की बात पे आए। नतीजा क्या हुआ कि कतर पे इजराइल ने मिसाइल दागी। उसके बाद फिर जब वहाँ गया अमेरिका, तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप माफ़ी मांगो, तो पहले तो जॉर्डन से माफ़ी मांगी, फिर कतर से माफ़ी मांगी। गलत काम को माफ़ी मांगो, उसमें है क्या, नुकसान क्या है? मैं मोदी कभी गलती की माफ़ी नहीं मांगी, आज तक नहीं मांगी, 11 साल। और अभी एक मीटिंग हुई थी 2018 में, उसमें महाराष्ट्र में मैं पुणे में पढ़ा हूँ, छठी क्लास में, हाँ, सन 56 के आसपास, 1956। तो वहाँ पे वो
आर्मी बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है वहाँ पे। उसके बाद टर्की में ये जो तोप के गोले होते हैं उसको भी टेस्टिंग की वहाँ पे फील्ड है। टर्की तो मैं कभी नहीं गया, पूना तो रहा 6 महीने बोट क्लब रोड पर। मेरे फादर की पोस्टिंग थी वहाँ पूना में, डिफेंस अकाउंट्स में। तो इंचार्ज थे वो उसके पीओ के, पेंट अकाउंट्स ऑफिस। तभी वो खड़गवासला से भी घूम के आया था जहाँ एनडीए है, आर्मी ऑफिसर को ट्रेन करने का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अच्छी बड़ी जगह है, पहाड़ी ब्यूटीफुल इलाका है। एक मेजर ने हमें सब घुमाया था, तब नया नया बन रहा था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। 2000 आदमियों के खाने के लिए किचन थी वहाँ, तो मुझे याद है अभी भी। तो खैर वहाँ पे एकेडमी में 2018 में मीटिंग हुई। तो उसमें जो सारे जनरल हैं, तक हिंदुस्तान में मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल मिला के तक 300 जनरल हैं, 300। तो वहाँ मीटिंग हुई है टेक्निकल कि भाई क्या किया जाए, अब क्या कैसे टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुए उसमें एक ही बात निकल के आई कि इनोवेटर जो है एकेडमिक में, जो है यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, इनको एसोसिएट करो इसके स्टार्टअप के साथ। और जैसे यूक्रेन ने ये बल्कि होते कहते मुझसे तो बल्कि लगे, हम बटालियन एक डिटैचमेंट निकाले छोटा सा, हर बटालियन से 8-10 आदमियों का। जैसे बोफोर्स तोप है उसको डिसमेंटल कर लो, उस पर रीअसेंबल कर लो। ये करते रहते हैं आर्टिलरी वाले काम। तो ऐसे जो है कि ये कहने चाहिए सेक्शन 11 आदमी को सेक्शन होता है इंडियन आर्मी में। बाद में शायद नेवी के भी शामिल कर लो, एयरफोर्स को भी कर लो। वो डिटैचमेंट में उनको एसोसिएट कर दो स्टार्टअप के साथ। और जो प्रोफेसर एकेडमिक वाला, अब उसको देने के लिए चाहिए पैसे, वो मुफ्त में काम करेगा नहीं। वो डिटैचमेंट तो वाले, उनको तो तनख्वाह मिली है, बेचारे आ जाएंगे आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले। मगर जो स्टार्टअप है और जो इनोवेटर है, साइंटिस्ट जो एसोसिएशन कर रहे हैं एकेडमिक, उसके पैसे कौन देगा? वो तो आरएसएस को दे दिए। वो अपने प्रचार प्रसार में, टीवी में, अखबारों में रिटायरमेंट छपवाने खर्च कर दिए। 35% ऑफ बजट ऑफ एवरी मिनिस्ट्री वो सब मोदी ने अपना अंधभक्त पैदा करने में लगा दिया। तो प्यारे दोस्तों, पैसा कहाँ बचा? मैं आप तो चवन्नी देने वाले नहीं हैं। तो वैसे चवन्नी का सिक्का ही खत्म हो गया, आप कहाँ देंगे किसको? देखा मैं 1 रुपये से वो सिक्का है नहीं, कॉइन 1 रुपये का नोट तो खत्म हो गया, कॉइन है अभी। तो ये तो इसी में उलझे रह गए, माफी भी नहीं मांग रहे, जो औरतों बच्चों को मार रहा है पाकिस्तान में। वो कभी इसको ऐसा करते हैं। वहाँ एक आसिफ मुनीर है, फील्ड मार्शल, अब तो फील्ड मार्शल पहले जनरल ही था। तो इनकी सऊदी अरबिया गल्फ कंट्री से बड़ी पुरानी दोस्ती है। ये पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो मेंबर है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 6 जो पहले सोवियत रिपब्लिक के होते थे उसमें से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये 2 बड़े कंट्री हैं। तो ये 9 कंट्री का पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट काउंसिल। अब उसमें इन्होंने ये सऊदी अरबिया से समझौता कर लिया कतर पे अटैक के बाद। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल है, अमेरिका का प्रेसिडेंट। पाकिस्तान और सऊदी उसकी बिना रिकमेंडेशन के कुछ नहीं करेंगे। अब चालू हो गया है। अब ये आस्ता आस्ता सारे जो गल्फ कंट्री हैं, ये 30 लाख की आबादी वाला कतर भी, ये सब जो है एक जैसे यूरोप में नाटो है, ऐसे ही ये अलग से रहेगा। तो ये यानी कि वेस्ट मिडिल ईस्ट, यानी उसको कहना चाहिए वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया,
ये एक नाटो की तरह अलायंस हो जाएगा और इसमें 6 ये गल्फ कंट्री, ईरान तो ऑलरेडी पाकिस्तान गया, अब ये सऊदी अरब में मिल गया साथ में। अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम तो उसका तो कोई इस्तेमाल नहीं है, ना हुआ है ना होगा। और जापान पे छोड़ने के बाद कभी नहीं हुआ तब सेकंड वर्ल्ड वॉर, और होगा भी नहीं। हो जाए तो मैं रोकने ही नहीं वाला, ना आपसे रोके ना मुझसे रोके। अब इसका नतीजा ये अलायंस है क्या भाई? इनके पास पेट्रोल डॉलर है, पाकिस्तान को पैसा चाहिए, पेट्रोल डॉलर। अमेरिका जो है वो तो आइसोलेशन में जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो पहली टर्म में थे, तभी उन्होंने जो अफगानिस्तान से अपनी फौज विड्रॉ करने का एग्रीमेंट कर लिया तालिबान से। तो वो तो आइसोलेशन अपने घर में जाना चाहते हैं कि उनका टारगेट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो इन पे बंदरों में पैसा नहीं खर्च करना चाहते, अपनी आर्मी को बुला लेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। फिर लड़ाई में पैसा खर्च कर दो, अमेरिका को ही देना पड़ता, तो वो भी उसकी बचत हो जाएगी। टैक्स बढ़ा रहे अपनी पब्लिक पे, अपनी पब्लिक हम पे आप पे नहीं बढ़ा रहे, मोदी पे नहीं बढ़ा रहे टैक्स, अपनी पब्लिक पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। चाहे तो जो किसी फॉरेन कंट्री के आदमी को अप्लाई करेगा उस पर $1 लाख देने पड़ेंगे उसे, या कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है तो उसको देने पड़ेंगे। वो अपनी कंट्री वालों पे टैक्स लगा रहा है जिससे कि आमदनी बढ़ जाए सरकार की। और तो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 35 ट्रिलियन का उधार डेप्ट वो चुकता हो जाए। अब उधार चुकता हो जाएगा तो आदमी बादशाह बन गया ना, नहीं तो कर्जमंद हमेशा घंटी बजाते रहते हैं, वापिस दो जी पैसे वापिस दो, पैसा तो खर्च हो गया लड़ाइयों में। तो ये सारे पेट्रोल डॉलर मिलाएंगे पाकिस्तान, उनको लफाजी सिक्योरिटी मिल जाएगी। किससे सिक्योरिटी मिल जाएगी? ईरान से। इंडिया के मोदी का तो हिम्मत नहीं अटैक करने की, ये तो मात खा गया मई में पाकिस्तान से। हिंदुस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दी और रशियन हथियारों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चाइनीज हथियारों की मार्केटिंग बढ़ गई। अब ये सारे कंट्री जो है, ये चीन का जो CRPO है ना, एक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, उसको पाकिस्तान से बढ़ा के अरब कंट्री तक ले जाएगा सारे में, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में है ही ऑलरेडी वो। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या दिखाई है? पैसे के बिना कुछ नहीं होता, मनी राम जो है वही विटामिन है। तो पाकिस्तान को उसे पेट्रोल डॉलर मिल जाएंगे। अब जो उसको अमेरिका को देते थे वो पेट्रोल डॉलर, वर्ल्ड बैंक को, IMF को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को तो जापान भी काफ़ी देता था, अमेरिका तो थोड़ा ही देता था। तो वो सारे पाकिस्तान को चले जाएंगे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किया था कि 10 साल में पाकिस्तान डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा, यानी कि 2025 और 2035 तक, मोदी तो 2047 के लगा दी। पता नहीं ना वो जिंदा होगा ना मैं हुआ जिंदा, मैं भी मर जाऊंगा वो भी मर जाएगा, कौन देख रहा है विकसित भारत? अब पैसा चाहिए, पैसा तो तुमने अपने एडवर्टाइजमेंट, अपने फोटो में, टीवी में, अखबार में, सब में एडवर्टाइजमेंट फोटो छपवा जा अंधे वक्त पैदा करने में लगा दिया। तो भारत का कैसे कल्याण होगा, कैसे विकसित हो जाएगा? पेट्रोल डॉलर ले गया था पाकिस्तान, तो वो तो विकसित हो जाएगा। और वो मुनीर साहब, फील्ड जॉब मार्शल साहब कह रहे हैं कि मैं 5 साल में डेवलप हो जाएगा। हो जाए बड़ा अच्छी बात है भाई, विकसित हो जाए, हमारे पड़ोसी जो है मजबूत हो जाए, विकसित हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो जाता हूँ, सोचता हूँ कि लाहौर घूम के आऊँ कभी। अब तक घुटने तो जवाब देंगे, 82 साल की उम्र आते आते क्या करूँ। तो पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले हो गए, मोदी की हो गई खटिया टूट गई। अब एक और रामलीला में जनता से माफी मांग ले, मुझसे गलती हो गई मई में अटैक करके। आतंकवाद तो सब ये RSS जो है 100 साल पुराना संगठन है, दुनिया का ओल्डेस्ट और बिगेस्ट लार्जेस्ट। मैंने बताया था शुरू वाली वीडियो में, कितने ने 16 हत्याएं की अपने आदमियों की, खुद एक प्रचारक ने दूसरे प्रचारक की हत्या कर दी। मेरी आपकी हत्या नहीं की। महात्मा गांधी तो प्रचारक नहीं थे, वो तो कांग्रेस ही थे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लगा के, और ये सुनील जोशी क्या, हिरेन पांड्या क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय बड़े अच्छे आदमी थे, विद्वान, मेरे चाचा के तो दोस्त थे, वो हत्या करा दी। चलो भाई करा लो हत्या, एक नहीं तो मरना ही है, तुम कर दो जो अपने आप हो जाएगी, भगवान कर देगा हत्या। तो प्यारे दोस्त, वो ये विकसित भारत गाना गा रहे हैं, करा कुछ कर रहे हैं उल्टा। अब कह रहे हैं भाई वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी वही बड़ी, भाई मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है। अगर जो वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकोनॉमी होगी तो मैं आपके पास 300 करोड़ का यहाँ पे बंगला ना होता दिल्ली में, गोल्ड कोस्ट में या नई दिल्ली में, रिलीजन जोन में। आपके पास हो 300 करोड़ का बंगला, मुझे तो पता, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो किराए के मगर में बैठा हूँ यहाँ 2 कमरों के। मुझ पे तो दो का जमीन नहीं है दिल्ली में, 2 इंच जमीन नहीं है, न जमीन न मकान, नीचे 7 पार्क ऊपर आसमान है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, इसको मोदी को समझाओ कि भैया विकसित भारत करना है तो वो कर जो पाकिस्तान ने किया, सबसे दोस्ती कर। अब पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जो एक लीडर, प्रधानमंत्री अपने देश का नुकसान करे, अपनी जमीन चीन को दे दी 4000 स्क्वायर किलोमीटर, डर के मारी बोलता भी नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत कर दी। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत करे, सारे अरब कंट्रीज को उसके शिकंजे में दे दिया, सारे पेट्रोल डॉलर उसको दिलवा दिए, तो आप उसको गद्दार कहोगे, देशभक्त होगा। जिसने चीन को 4,500 एकड़ जमीन दे दी है, स्क्वायर किलोमीटर, और इनका एक बड़ा गुरु है, धर्मगुरु सुब्रमण्यम स्वामी, वो पहले वाजपेयी की गवर्नमेंट की मिनिस्टर भी था, कैबिनेट मिनिस्टर था, बड़ा पढ़ा लिखा है आदमी, हार्वर्ड से, उसने हार्वर्ड में पढ़ाता भी था वो इकोनॉमिक्स का। वो कह रहा है 4000 एकड़ दे दी जमीन, स्क्वायर किलोमीटर। तो जिसने पाकिस्तान को माला मार कर दिया, और जो कह रहे थे पीओके 2 दफे था, अमित शाह कह रहा था पाकिस्तान पार्लियामेंट में, लोकसभा में, कि 6 महीने इलेक्शन जीतने के बाद 2024 से, कि 6 महीने में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस ले लेंगे। वो वापिस ना लेके उसकी सब पेट्रोल डॉलर दिलवा दिया अरब कंट्री से। तो गद्दार हुआ, देशद्रोही नहीं हुआ तो क्या हुआ। चीन को 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी, और उसके हथियारों की मार्केटिंग कर दी। बल्ले अब सारे अरब कंट्री अमेरिकन हथियार ना खरीदे, चाइनीज हथियार खरीदेंगे, उससे उसकी इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी, उसकी पहली मजबूत है। अरे भाई 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो तब मैं मानूं जबकि ये 85,000 जो भूखे मर रहे हैं। मैं 300 करोड़ रुपए के बंगले की बात कर रहा हूँ, ये 85 करोड़ आदमी तो भूखे मर रहे हैं, उनको 2 टाइम के राशन नहीं मिले तो हिंदुस्तान की 60% आबादी मर जाएगी, 40% रह जाएगी। 140 करोड़ में 50-60 करोड़ की आबादी रह जाएगी। और 50-60 करोड़ की आबादी में क्या करोगे? उसमें से मुसलमान 20 करोड़, 25 करोड़ पाकिस्तान में, 17 करोड़ बांग्लादेश में। समझ नहीं आया क्या कर रहा है। अरे तुम्हें को तुम चीन के क्यों मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्समैन क्यों लगे हुए हो, उसके हथियार क्यों बिकवा रहे हो? हथियार बिक रहे हैं तो उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी, तो मुनाफा होगा। और यहाँ 85 करोड़ आदमी भूखे मर रहे हैं, उनको राशन देना पड़ रहा है। तो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कहाँ हो गई? जिस कंट्री में 60% 65% आदमी मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, भूखे नहीं तो भूखे मर रहा है, उसकी इकोनॉमी तो 1 ट्रिलियन डॉलर में आई। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन हो गए ना, और 1000 बिलियन में 1000 मिलियन हो गए, तो कहाँ हो गई?
वो 300 करोड़ के बंगले की बात तो झुग्गी का नहीं है। जैसे मुझ पे एक चीज जमीन नहीं है दुनिया में, उसके बाद भी एक जमीन का मालिक नहीं हो, झुग्गी का भी मालिक नहीं है, जब चाहे तब मोदी तोड़वा देता उसकी। तो प्यारे दोस्तों, ना तो हमने अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया जिस देश ने विकसित भारत बनाई 47 बार के, ना आप हुए ना मैं हुआ। झूठ का पुलिंदा पर पुलिंदा। जिस देश में 85 करोड़ आदमी मुफ्त के राशन पे जी रहे हैं, वो कहाँ से ये तो बैठा हुआ है 15 एकड़ के बंगले में, 15 बेडरूम है, और अकेला बुढ़ा सोता है, बाकी 14 का क्या करता पता नहीं, किसी को देखने भी नहीं देता अंदर से बंगला। मैं तो एक दफे गया था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, नमस्ते की, बहुत बढ़िया लेडी थी। सुबह 7 बजे चले आइए आप, पहले आपकी तलाशी लेंगे वो सिक्योरिटी वाले, और खुद विदाउट अपार्टमेंट। तो इंदिरा गांधी से तो एक दफ़े मिला था मैं, राजीव गांधी से 2 दफ़े मिला। एक दफ़े तो एक मेमोरेंडम देने गए थे कि ये आपके कांग्रेस पार्टी का लीडर जो है रिश्वत लेता है ट्रांसफर में इंजीनियर से। वो चले गए आगे, बात सुन के, कागज दिया था, लिख के लेके गए थे। उनके पीछे होते हैं सेक्रेटरी वगैरह, शायद मनीशंकर अय्यर होता था, उसको दे दिया, आगे चले गए। वो 5-6 आदमी आगे जाके फिर लौट के आए। वो कहने आप मुझे लिख के दे सकते हो कि ये आदमी चौधरी प्रेम सिंह रिश्वत देता है। हमने कहा लिखा हुआ था उसमें, क्या इनका लिखा है? बात तो सुनी, कागज नहीं पढ़ा जो मेमोरेंडम दिया था हमने। तो फिर वो उसने गला उसे देखा, उस फटाक से उसने उसकी साइड लाइन लगाई, और हमने उंगली बता दी वो ये लिखा। वो 2 लाइन पे तो लिखा था, 2.5 लाइन थी शायद, मैंने टाइप कराया था, मैंने ड्राफ्टिंग थी, लाइन लगाई साइड में, और फिर उसको पकड़ा दिया। और सिक्योरिटी वाले पता नहीं कौन लोग थे, उसको कहा दो बैठा हुआ ही, उसको बुलाया चौधरी प्रेम सिंह को, कहता तुम इसे रिश्वत लेते हो ट्रांसफर में यहाँ से? तो वो शर्म थी, पाँव पड़ सब नहीं दी, नहीं मैं तो नहीं लेता जी, ये गलत बता रहे, और पाँव छूने लगा उसके। तो यानी उसके दिमाग को चुप गई बात कि ये कह रहे कि मेरी पार्टी का नेता रिश्वत दे रहा है। उसको बुलवा लिया। ये तो सारे कुत्ते की तरह बैठे रहते थे वहाँ लॉन प्राइम मिनिस्टर के घर के आसपास सुबह। मोदी तो टाइम ही नहीं देता, इसको कौन बताए। ये राजीव गांधी भी, ये क्या नाम है इसका, राहुल गांधी, ये भी नहीं था। मैंने 3 दफ़े ये लोकपाल बिल के मामले में कहा कांग्रेस पार्टी मुझे सपोर्ट कर दे। जब मुझे सेलेक्ट कमेटी ने बुलाया था तो मैं उससे पहले 3 दफ़े ट्राई किया, ऑनलाइन से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तीनों दफ़े नहीं दिया। कि किस काम के लिए चाहिए मैंने पर्पल लिख दिया, अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो इस मामले में नरेंद्र मोदी और ये राहुल गांधी दोनों ही नालायक हैं। इस मामले में तो ये अरविंद केजरीवाल भी नालायक है, ये भी अपॉइंटमेंट नहीं देता, वो तीनों नालायक है। तो अब क्या रहे दोस्तों, क्या किया जाए ऐसे हाल में जो एक सिटीजन को, वोटर को आप अपॉइंटमेंट नहीं देता, जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। हालांकि इंदिरा को गोली मार दी थी राजीव गांधी, उसके बाद बना था प्राइम मिनिस्टर, मगर पब्लिक से मिलता था वो। एक दफ़े तो लंच पे बुलाया था 86 में मुझे, शायद नवंबर था, वो 3 मूर्ति हाउस में। इन्हें मोदी ने कभी चाय के लिए बुलाया, कम से कम पानी दे देता मुझे वहाँ पे, चाय भी नहीं पिलाना चाहता, पानी खिला देता। नहीं, जनता से बात नहीं करता। कुछ जनता तो सवाल पूछेगी कि ये 85 करोड़ आदमी क्यों भूखे मर रहे हैं, क्यों मुफ्त राशन दे रहे हो, ये पाकिस्तान की क्यों मदद की है। सारा गल्फ कंट्री उसके पहले सेंट्रल एशिया तो पहले था, अब ये भी आ गए, मिडिल ईस्ट वाले, वेस्ट एशिया वाले भी, क्यों मदद कर रहे हो। ये तो आप तो एक तरह का दुश्मन है, और उसको सारे पेट्रोल डॉलर डलवा दिए, चीन के सारे हथियार बनाने बिकवाने में मदद कर दी, आप उसके सेल्समैन लगे हुए हो, कमीशन मिलती है आपको। क्यों के हथियार अब तो सारे मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया पहले, मिडिल ईस्ट में सारे हथियार चीन के बिकेंगे, अमेरिकन नहीं बिकेंगे। यार क्या हाल से बदहाल होता जा रहा है। और दशहरे के दिन भी कोई नहीं सोच रहा भाई, जनता से ना राम ने माफ़ी मांगी तो फिर मोदी कैसे माफ़ी मांग ले।
हाँ, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा माफ़ी मांग चुका है, जॉर्डन से 1 दफ़ा, कतर से। ये नहीं मांगेगा माफ़ी। ना RSS का मोहन भागवत माफ़ी मांगने को तैयार है कि हमारी सरकार है और ये जनता 85 करोड़ आदमी भूखे मर रहे हैं और ऐसा, और हम जो है 12-12 मंजिल के स्काई क्रैपर पर बैठे हुए मौज कर रहे हैं, इसी एयर कंडीशन है सब। 2.5-3 लाख करोड़ को दिलवा दिया मोदी ने। 10-10 करोड़ के हर डिस्ट्रिक्ट में 600-650 में बंगले बनवा दिए इनके ऑफिस। 5 करोड़ की जमीन है, 5 करोड़ की बिल्डिंग, मौज मस्ती हो रही है, जनता मर रही है भूख प्यास से। ये कहते जो राम ने माफी नहीं मांगी शंकु से, बाली से माफी नहीं मांगी, विभीषण को धमकाया ही नहीं, गद्दार दे तुरई को, तो मैं क्यों नहीं दे तुर्रों को, मैं भी गद्दारी करूंगा। विभीषण ने किया तो मैं भी गद्दारी करूंगा। अरे भाई वो नहीं किया तो तू तो शरीफ आदमी बन जा। नहीं तो दे। अब प्यारे दोस्तों आप बताओ, ये हमारी जो सरकार है, इसका जो नेता महान नेता, इसको देशद्रोही और गद्दारी से कैसे रोका जाए? ये तो चीन और पाकिस्तान की मदद करने में लगा हुआ है और हमारी तो आपकी ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। तो क्या इलाज है? कुछ प्यारे समझ में आता है तो सोच विचार करके प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप अच्छा बुरा जैसा लगे आप लिख दीजिए कि इन देशद्रोही गद्दारों से कैसे मुक्ति मिले। कोई इलेक्शन से दो, इलेक्शन में तो सब वोट चोरी हो रही है। मेरा ही नाम काट दिया इलेक्ट्रोल रोल से। वैसे मैंने बहुत दफे बीजेपी को वोट दिया है, तो मेरा नाम काट दिया। जो मोदी की कैसे बुराई करता है, इसको कैसे गद्दार बताता है, देशद्रोही। भाई जो देशद्रोह करा गद्दार बताते, गद्दारी बताऊंगा ना, देशद्रोही और क्या बताऊंगा। मेरी पीढ़ी 3 पीढ़ियों ने सरकार की सेवा की और सरकार चलाई है। मेरे बाबा कमिश्नर ऑफिसर रिटायर हुए 1945 में। मेरे फादर डिफेंस अकाउंट से रिटायर हुए। मुझे भी 21वां साल चल रहा है रिटायर हुए। तो हम तो देशभक्त है, जनता की सेवा के पब्लिक सर्वेंट है। अब रिटायरमेंट के बाद आज़ादी मिल गई तो अब तो बोल ही सकते हैं हम कुछ। वैसे नौकरी भी थे तब भी बोलते थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी बोलते थे ऑफिस में बैठ के। और कांग्रेस पार्टी के नेता आते थे इलेक्टेड, उनके सामने भी इंदिरा गांधी को हम हंसी मजाक करते रहते थे, चाय पीते रहते थे। तो हमें मजाक करने की और नेताओं को क्रिटिसाइज करने की तो पुरानी बीमारी आदत है, हैबिचुअल है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो मैं तो सच्चा बोलने वाला हूँ, सच्चाई पसंद आदमी हूँ। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।